आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, इन दो चैप्टर के अति लघुत्रात्मक प्रश्न। फिर हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। फिर हम दोनों पाठों से आए हुए बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अब जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है, उन दोनों के लिए लागू है ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब दोनों चैप्टर्स के एक साथ किए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 एम्पियर धारा के लिए किसी काट क्षेत्र से कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरेंगे। मतलब कि कोई ऐसा तार है जिसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे देखिएगा, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, हमारा खूब पढ़ा हुआ है। Q बराबर N होता है, ये हमने आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत में पढ़ लिया था। तो इस Q की जगह N रख दो तो I बराबर हो गया NE/T। ये हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ हमें N की वैल्यू निकालनी है। तो N बराबर हो गया IT/E। सवाल चूंकि कह रहा था कि अगर तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो I का मान 1 एम्पियर। देखो सवाल कह रहा था 1 एम्पियर, तो I का मान हो गया 1 एम्पियर। कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, तो I का मान हो गया 1 सेकंड। तो ये जो वैल्यू है, इसमें I की जगह 1 सेकंड रखेंगे, T की जगह भी 1 सेकंड रखेंगे और E की वैल्यू रखेंगे। E क्या है? E वास्तव में इलेक्ट्रॉन का आवेश है। देखिएगा आप, तो ये वैल्यू जब मैंने इसमें रखी तो ये हो गया N बराबर 1/E। क्योंकि E जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो होता है 1.6 × 10⁻19। तो इस E की जगह मैंने ये रख दिया है। अब मैंने क्या किया कि 1.6 है, इसका पॉइंट हटा दिया तो ये 16 बन गया और ऊपर 10 लगा दिया। 10⁻⁻19 जो नीचे था वो घूम के ऊपर चला गया है। अब मैंने क्या किया कि इस 19 में से एक कम किया और इस 10 का 100 बना दिया और यहाँ बच गया 80। तो ये हो गया 100/16 × 10⁻80। काट लो, 4 चौक 16 और ये हो गया 25। क्लियर? मतलब 4 से काटेंगे तो ये 4 बार कट गया, इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कट गया। अभी 25/4 है, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 25 में 4 का जब भाग लगाते हैं तो 6.25 प्राप्त होते हैं गुणा 10⁻18। ऐसे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन आंसर। इसका मतलब अगर किसी तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है और तो 1 सेकंड में उससे इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दिख नहीं रहा होगा। नंबर 2, यदि 1 माइक्रो एम्पियर धारा 1 मिली सेकेंड तक प्रवाहित हो तो कितना आवेश प्रवाहित होगा। वैसा का वैसा सवाल है, थोड़े आंकड़े चेंज है। I की वैल्यू दी 1 माइक्रो सेकेंड एम्पियर, सॉरी माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो ये एम्पियर का एम्पियर। सो समय दिया है 1 मिली सेकेंड, 1 ms, m का मतलब मिली और मिली का मतलब 10⁻³ सेकेंड। तो इसका मतलब हो गया पिछले वाले में तो यहाँ 1 एम्पियर था और 1 सेकेंड था, यहाँ 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 मिली सेकेंड है। और विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T या Q बराबर होता है IT। क्लियर? या Q बराबर I की जगह वैल्यू रख दी और T की जगह वैल्यू रख दी। सोल्व किया तो Q बराबर 1 + 10⁻⁹ कूलाम, और 10⁻⁹ को नैनो कूलाम भी कहते हैं। इसलिए 1 Nc, N का मतलब हो गया नैनो, क्योंकि 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ होता है। मैं यहाँ लिख भी दूँ, 1 नैनो बराबर -9 होता है। तो 1 नैनो कूलाम आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाह के लिए आवेश वाहक क्या होते हैं।
कोई विद्युत अपघट्य जैसे H2SO4 है बैटरी का, जिसमें बैटरी के अंदर जो उपस्थित होता है विद्युत अपघट्य, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसमें आवेश वाहक क्या होते हैं? तो उसमें आवेश वाहक होते हैं धन व ऋण आयन। क्लियर? परम शून्य ताप के निकट अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? जब परम शून्य ताप अर्थात 0 केल्विन हो जाए, उस पोजीशन में अर्धचालकों की चालकता कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट बतानी है। यहाँ पर देखिए, और आंसर हो गया 0, कि जब 0 केल्विन के लगभग ताप होगा तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है अपने नाभिकों के साथ दृढ़तापूर्वक बंध जाएंगे। बंध जाने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाएगा, इस वजह से वहाँ शून्य चालकता होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। 5वां क्वेश्चन, धारा घनत्व J एक सदिश है जबकि विद्युत धारा I एक अदिश, इसको अदिश लिखो, I अदिश, इसमें परस्पर संबंध लिखो, इसमें परस्पर संबंध लिखो। हमें करना क्या है, हमें I और J के बीच रिलेशन को लिखना है और साथ में ये भी दिखाना है कि I एक अदिश राशि है जबकि J एक सदिश राशि है। देखो J बराबर होता है DI/dA, तो DI बराबर क्या हो जाएगा, JdA। भाई धारा घनत्व जो होता है ना, धारा घनत्व ये वास्तव में विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। और क्षेत्रफल भी कौन सा, जैसे मान लो ये वायर है तो इसमें कितनी धारा बह रही है, और ये जो इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसकी वैल्यू यहाँ पर इसको चाहिए। तो J बराबर होता है DI/dA, या DI बराबर हो गया JdA। समाकलन करने पर ये हो गया समाकलन DI बराबर समाकलन JdA, या I बराबर समाकलन J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और ये A। इस A का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये इस देखो यहाँ J के ऊपर वेक्टर है, इसका मतलब J तो एक सदिश राशि है, I पर वेक्टर नहीं लिखा हमने, इसका मतलब I एक अदिश राशि है। अब आप कहोगे सर ये सदिश है तो ये दिश कैसे हो गया? देखो ये J एक सदिश है, क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है। तो जब दो सदिश राशियों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं या अदिश गुणा करते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। यह आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ दो सदिश राशियों का अदिश प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कर रखा है, इसलिए I एक अदिश राशि है और ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है 6। अपवाह वेग Vd विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है? देखिएगा इसको, अपवाह वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध Vd बराबर होता है E टो बटा M। देखो ये जरा ये जो D है इसके बराबर लिख रखा है, जबकि बराबर होता नहीं है, Vd इसके पद में होता है, ऐसे होता है ये, आप ध्यान रखें इसका, मतलब D इसके पद में होगा न कि इक्वल। जैसे इसको भी जरूर D बराबर लिख रखा है, ये बच्चे ने गलत लिखा है, तो इसको Vd छोटा करो। तो Vd बराबर E टो बटा M, आपको मैंने उस समय बताया था कि इसको आपको रटना है, अगर आपको रटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर इसको कह दिया Vd प्रोपोर्शनल E, इसका मतलब अपवाह वेग का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो अपवाह वेग Vd, अपवाह वेग Vd विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है। अपवाह वेग Vd विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और गतिशीलता म्यू में संबंध लिखो। तो ये देखो संबंध लिखिए, क्लियर। तो देखो म्यू बराबर होता है Vd/A, ये भी आपको उस समय में मैंने आपको याद करवाया था, यहाँ मैं फिर लिख रहा हूँ, याद करना है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, धारा घनत्व व अपवाह वेग में संबंध लिखिए। धारा घनत्व का मतलब
धारा घनत्व का मतलब देखो आप ध्यान से कि विद्युत धारा I और अपव्यय वेग VD में संबंध होता है I बराबर ANE VD। सब में आपको ध्यान रखना कि ये D गलत लिखा है यहाँ पर, आप इसको सही कर ले इस हिसाब से। क्लियर? मैं पहले बता चुका था कि यहाँ V लिखो और D इसके पद में लिखो, VD ऐसे बनेगा। तब I बराबर ANE VD, चूँकि ये हमें धारा घनत्व के बारे में कह रहा है तो पहले इसको धारा घनत्व के रूप में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा I अपॉन A बराबर NE VD, और I अपॉन A वास्तव में धारा घनत्व J होता है, तो J बराबर हो गया NE VD, और ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। देखिएगा अगला है गतिशीलता का मात्रक लिखो। देखो मात्रक कैसे लिखोगे आप, गतिशीलता म्यू बराबर VD अपॉन E होता है। VD अपवा वेग है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा, ठीक है। और E क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो म्यू का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड गुणा, इसको E नीचे था तो उल्टा कर दिया, मीटर बटा वोल्ट, मीटर हो गया मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकेंड, आंसर। ये इसका मात्रक है। अगला क्वेश्चन इसी में मैंने, ये न्यूमेरिकल है तो इसको न्यूमेरिकल पोर्शन में करवाऊंगा मैं, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ रहा हूँ और आपको न्यूमेरिकल में करवाऊंगा इस सवाल। ये वाला क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल जैसा ही है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा आगे बढ़ गया, आप इस हिसाब से सही सेट कर लेना इसको, क्रम आगे बढ़ गया क्योंकि मैंने 2 सवाल छोड़ दिए हैं। अतिचालकता की खोज किसने की थी? कार्ल ओन्स ने की थी। क्लियर? पारे के लिए अतिचालकता किस ताप पर प्रेक्षित होती है? और वो होती है 4.15 केल्विन पर पारे के लिए। अतिचालकों के 2 मुख्य उपयोग लिखिए उच्च शक्ति के विद्युत चुंबक बनाने में, पहला, और बिना ऊर्जा हानि के विद्युत ऊर्जा के संचरण में। मतलब अतिचालकता का की जो पोजीशन है उस पोजीशन पर बिना ऊर्जा हानि के ऊर्जा का संचरण होता है। अर्थात अगर 0 केल्विन टेम्परेचर कर दिया जाए तो किसी तांबे के तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कोई भी प्रतिरोध उसमें नहीं रहेगा और बिना ऊर्जा हानि के विद्युत ऊर्जा संचरित होती रहेगी। तो अतिचालकता के 2 उपयोग हैं, पहला तो है उच्च शक्ति के विद्युत चुंबक बनाने में और दूसरा है बिना ऊर्जा हानि के विद्युत ऊर्जा के संचरण में। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल जैसा है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये अगला देखिएगा, ये समझना इसको। चित्र में किसी परिपथ की एक शाखा प्रदर्शित की गई है, ए व बी के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक चित्र दे रखा है हमें कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध है और ये कह रहा है कि इसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो हमें ए बी के बीच कितना विभवांतर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखना आप ध्यान से, जब 1 एम्पियर की धारा 2 ओम के प्रतिरोध से गुजरेगी तो इसके सिरों पर V बराबर IR जो विभवांतर वो उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुणा 1 किया, 2 यहाँ से उठाया, 1 यहाँ से उठाया। इसी प्रकार 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई थी, 2 का 2 लिख दिया और 1 ओम के प्रतिरोध में वही 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसको 1 गुणा 1 लिख दिया है। तो VAB बराबर हो गया 2, फिर 2 ये और 1 ये बराबर 5 वोल्ट। इसका मतलब A और जो B पॉइंट है इसके बीच में 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का क्या अर्थ है? बच्चे ने पूछा भी था कमेंट सेक्शन में, उसको यहीं पढ़ लो। वे बिंदु जिनके मध्य धारामापी जुड़ा है पर अगर विभव समान रहता है जिसके कारण धारामापी का विक्षेप शून्य रहता है। मतलब ऐसी पोजीशन जिसमें धारामापी का विक्षेप शून्य हो वो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का अर्थ है। या फिर ऐसा ही जो शून्य विक्षेप, ये जो पोटेंशियोमीटर का जो टॉपिक था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि जब विभवमापी संतुलित अवस्था में हो उसकी बात हम कर रहे थे संतुलन अवस्था की। तो उसमें भी यही स्थिति है कि जब जो धारामापी का विक्षेप शून्य होगा तो विभवमापी संतुलित अवस्था में होगा। आगे बढ़ो।
मीटर सेतु का नाम यह क्यों रखा गया, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु का नाम यह क्यों रखा गया, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो मीटर सेतु में चूंकि 1 मीटर लंबा तार होता है इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। पहला कारण है मीटर सेतु में उपयोग में लिए गए तार की लंबाई 1 मीटर होती है इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। हालांकि वहाँ भी मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था आपको, फिर देख लीजिए कि विभव मापी के तार की इकाई लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला, विभव मापी के प्रयोग में संतुलन अवस्था में धारामापी के सिरों पर विभवांतर कितना होता है, शून्य। जब भी तो उसका विक्षेप शून्य रहता है, संतुलन अवस्था में उसके सिरों के बीच विभवांतर शून्य होता है, तभी वो शून्य विक्षेप दर्शाता है। अगला, विभवमापी के तार का अनुप्रस्थ काट तार की संपूर्ण लंबाई पर एक समान क्यों होना चाहिए। इसका रीजन मैंने वहाँ भी बता दिया था कि जब उसकी मोटाई समान रहेगी तो विभव प्रवणता का मान भी नियत रहेगा, जिससे कि संपूर्ण तार पर विभव प्रवणता का मान क्या हो, नियत हो। अगला है, विभवमापी के मानकीकरण के लिए डेनियल सेल के अतिरिक्त कौन सा सेल उपयोग में लेते हैं। देखिएगा, डेनियल सेल तो लेते ही हैं, साथ में कैडमियम सेल भी इसका उपयोग, कैडमियम सेल का उपयोग भी हम कर सकते हैं। डेनियल सेल के अतिरिक्त हम कैडमियम सेल का उपयोग भी कर सकते हैं। अब बात करें, इस सेल का विद्युत वाहक बल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.0186 होता है। किसका, कैडमियम का।